हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैनेमैटिक्स। ओके, अभी तक हमने आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, वो आप मान के चलिए कि फिजिक्स के वो बेसिक्स थे। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया यूनिट, मेजरमेंट एंड डायमेंशन। ओके, सेकंड पढ़ाया आपको एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर, और थर्ड चैप्टर पढ़ाया मैंने आपको वेक्टर। ओके, ये सभी मान के चलिए कि फिजिक्स के बेसिक ही थे, राइट। अब स्टार्ट होता है आपका फिजिक्स का जो मेन चैप्टर है। तो हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। ओके, आपके क्लास 11 के फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसमें चैप्टर का नेम दिया होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। हेडिंग लगाइए बच्चों, काइनेमेटिक्स। ओके, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स it is the branch of physics which deals with motion without going into detail about cause of motion. ओके, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांच है विच डील्स विथ मोशन, जो आपको मोशन के बारे में बताता है विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स अबाउट कॉज ऑफ मोशन। मतलब ये मोशन किसकी वजह से आया, इसके बारे में हमें आपको बात नहीं करनी है, सिर्फ मोशन के बारे में बात करनी है। ठीक है, वो मोशन क्यों आया, कैसे आया, इससे अभी कुछ लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ हमें मोशन की स्टडी करनी है। ओके, तो समझ में आया बेटा काइनेमेटिक्स। ओके, स्टडी ऑफ मोशन। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन। ओके, देखिए रेस्ट और मोशन क्या होता है। यह प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर की होती है। ओके, यदि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, ओके, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। और यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। समझ आ गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट it is the property of object as well as observer, as well as observer. Second, if position of object, if position of object with respect to observer remains unchanged, then object is at rest with respect to observer, समझ आया बेटा। नेक्स्ट, if position of object
with respect to observer, is changing, then object is in motion with respect to observer, ओके ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा डेफिनेशन। नोट कर लिया, चलो आगे चलते हैं बेटा। काइनेमेटिक्स आपके जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एक क्वेश्चन तो जरूर इसमें से मिल जाएगा दोनों एग्जामिनेशन में। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स में फर्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं बेटा पोजीशन। फर्स्ट हेडिंग है आपका पोजीशन। क्या बेटा? पोजीशन। देखिए ये आपका वेक्टर होता है जो कि आपको प्रोवाइड करता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ओके, इट इज ए वेक्टर which provide position of object with respect to observer। ओके चलिए मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जर्वर है। यहाँ पे आपका क्या है? ओरिजिन पे ऑब्जर्वर है। तो इसकी जो यहां से आता की पोजीशन होगी, हमने उसको आर वेक्टर से डिनोट किया है और इसी को हम कहते हैं पोजीशन। क्या कहते हैं बेटा? पोजीशन। ठीक है, तो और भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड, इसका टेल कहां पे होगा? देखो इसका टेल कहां पे है? ऑब्जर्वर के पास होगा। टेल कहां होगा? ऑब्जर्वर के पास। हेड कहां होगा? ऑब्जेक्ट के पास होगा। ठीक है, हेड ऑब्जेक्ट पर होगा। ओके, इसका यूनिट क्या है बेटा? तो यूनिट वही मीटर सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं ऐसा यूनिट मीटर। डायमेंशन क्या होगा बेटा? या डायमेंशन फार्मूला मीटर है तो बोलोगे सर आप एल लिख दो बस। ठीक है, या m के पावर 0, l के पावर 1, d के पावर 0। समझ आया? ठीक है, नोट कर लो, आगे चलते हैं। इसको बीच में कर लेते हैं, काइनेमेटिक्स को। चल बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं चेंज इन पोजीशन।
कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये सिर्फ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। ओके, पार्टिकल चाहे जिस रास्ते से आया हो, ये सिर्फ आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। समझ आई बात? चलिए इसको नोट कर लेते हैं। तो मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर देता हूं, आपको और समझने में आसानी होगी। मान लीजिए कि यहां पे ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी है फाइनल, ये आपकी क्या है? फाइनल। ओके, तो हम यहां से यहां, ठीक है, जो है इस वेक्टर को डिनोट करते हैं, और ये इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं आर इनिशियल वेक्टर, इसकी फाइनल पोजीशन को हम बोलते हैं आर फाइनल वेक्टर। ओके, और पार्टिकल मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे घूमते 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 यहाँ पे पहुंच गया बेटा, ठीक है, यहाँ से चला और ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इसको बोल दिया एस वेक्टर बेटा, इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल दिया? एस वेक्टर, ठीक है ना। तो चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ऑब्जेक्ट जो है ऐसे ऐसे आया, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया? एस वेक्टर। ये आपका आर इनिशियल वेक्टर है, ये आर फाइनल वेक्टर है। तो इस ट्रायंगल में आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो बेटा, तो आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई करोगे तो बोलोगे सर जो सेम ऑर्डर में है उनको प्लस कीजिए, और जो अपोजिट ऑर्डर में है वो रिजल्टेंट हो जाएगा आपका। तो आर फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू आर इनिशियल वेक्टर प्लस एस वेक्टर, आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। अब हमें यहाँ से एस वेक्टर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? एस वेक्टर इज इक्वल टू आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। ओके, समझ आया? तो अब इसमें एक एक चीज लिखते हैं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा लिखिए, चेंज इन पोजीशन change in position is defined as displacement. Change in position defined as displacement. Okay, it is the shortest separation between, it is the shortest separation between initial and final position of an object. Okay, shortest separation between initial and final position of an object. चलिए, it does not depends on path. पार्टिकल चाहे जिस रास्ते से आया हो वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ओके, इट डिपेंड्स only on initial and final position of an object. Initial and final position of an object. Okay. Next, for a
क्लोज्ड पाथ एस वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज जीरो और नल वेक्टर या नल वेक्टर बेटा, ठीक है ना। चलिए, और ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कहां से कहां होगी? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इसकी डायरेक्शन होगी बेटा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ओके, आपका देखिए इसका जो टेल होगा वो कहां पे होगा? इनिशियल पोजीशन पे, और हेड कहां पे होगा? फाइनल पोजीशन पे। इस वेक्टर का जो टेल होगा वो इनिशियल पे होगा, हेड कहां पे होगा बेटा? फाइनल पे होगा, ठीक है। थर्ड, सॉरी नेक्स्ट, लिख लिया आपने? देखिए इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी। इट कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और जीरो, ठीक है ना। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और क्या एंड जीरो करो ना। ओके, अब बेटा नेक्स्ट इसके यूनिट की बात करते हैं। तो इसका यूनिट तो वही होगा मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। ये सभी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा। और मीटर का सिंबल आप जानते ही हो क्या होता है? एम। तो यदि इसका यूनिट मीटर है तो इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा? डायमेंशन हो जाएगा एल। डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा? एल, ठीक है ना। तो इतनी बातें नोट कर लो बेटा, ठीक है। चलिए, ठीक है। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक एक चीज बता दी है, आप इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस। बेटा फिगर यही रहने देते हैं। डिस्टेंस, ओके। चलिए देखिए डिस्टेंस क्या होता है बेटा? यह किसी पाथ की टोटल लेंथ होती है और ये पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, ओके। इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। नेक्स्ट बेटा, इट डिपेंड्स ऑन पाथ, ये आपके पाथ पे डिपेंड करेगा, ओके। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। It does not depends on initial and final position. Initial and final position. तो बेटा ये कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी?
स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपका डिस्टेंस कैसा होगा बेटा? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट यूनिट बेटा वही मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, यूनिट हो गया मीटर, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा बेटा। डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल। डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल। ठीक है, तो ये थी डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ बातें, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए एक हमारे पास सर्कल है। ओके, इसका रेडियस है बेटा 7 मीटर। कितना है? 7 मीटर। ये ए है, बी है और ये सी है और ये पॉइंट डी है। ओके, मान लेते हैं कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ओके, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फर्स्ट ए टू बी, सेकेंड ए टू सी, थर्ड बेटा ए टू डी। चलिए इतना देखते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके एक एक सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखिए। पहला, सबसे पहला आपका है ए बी, ए से बी। चल बेटा देख, ए से बी के लिए, तो ए से बी के लिए डिस्टेंस सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? डिस्टेंस। आप जानते हो कि अगर कोई पार्टिकल एक चक्कर लगाए एक राउंड, तो वो टोटल होता है डिस्टेंस कितना? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। तो ये 1/4 है, ठीक है। 2 पाई आर बाई 4 कितना होगा? पाई आर बाई 2। कितना होगा बेटा? पाई आर बाई 2। यदि ऐसे नहीं फाइंड कर सकते हो तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, एंड आर्क इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस। तो ये एंगल आपका कितना है? 90 डिग्री। पाई बाई 2, पाई बाई 2 इंटू आपका रेडियस कितना है? 7 बेटा। कितना हो गया? रेडियस कितना? 7, ठीक है ना। तो पाई आर बाई 2। ओके, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई 2 आपका डिस्टेंस हो गया, इतना मीटर। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ये एंगल कितना है? पाई बाई 2, 90 डिग्री। ओके, आपका रेडियस कितना है? 7 मीटर। तो यहाँ पे रख दिया, ये डिस्टेंस आ गया। समझ आया कि नहीं आया? अरे भाई मैंने कैसे फाइंड किया? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। एंगल क्या है? पाई बाई 2। आर्क आपका क्या है? वो डिस्टेंस है, ठीक है। चलो मैं इसको ए बी डिनोट कर लेता हूँ। रेडियस कितना है? 7। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 पाई बाई 2। 7 पाई बाई 2। है समझ? चलो भाई, अब हम इसमें बात करते हैं ए बी रीजन में डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है बेटा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो आप बोलोगे सर इस लाइन को ऐसे जोड़ दीजिए,
इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ठीक है, देखो ये रेडियस 7, तो क्या ये भी 7 होगा? ये भी तो रेडियस ही है 7 मीटर। यहाँ पे पॉइंट ओ बोल दो। तो क्या ये आपका हाइपोटेनस हो गया? तो यदि आप इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगाते हो, तो हाइपोटेनस आपका क्या है? ए बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 7 स्क्वायर। बेस कितना है? 7 स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 49। ओके, तो बेटा आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 98। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 98, या इसको क्या ले सकते हो बेटा? रूट में 98 मतलब 49 इंटू 2 7√2। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया बेटा 7√2 मीटर। समझ आया ना कैसे हमने फाइंड किया? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। चल बेटा इसका सेकंड पार्ट देखो, ए से सी के लिए। ए से सी के लिए देखो बेटा, देखो ए से सी के लिए ओके, आप पूरा हाफ सर्कल गया, तो सबसे पहले आप डिस्टेंस लिख लो। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जानते हो 2πr। 2πr का हाफ कितना होगा? आप बोलोगे सर 2 से 2 कैंसिल, πr हो गया। πr कितना हो गया? πr, राइट ना? और पाई की वैल्यू चलो अच्छा रख देते हैं 22/7, और रेडियस कितना है आपका? 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 22 मीटर। अच्छा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे पाई की वैल्यू रख लेते हैं 7/2 इंटू 22/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया बेटा, 2 से ये कैंसिल कर दोगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 11 मीटर। ठीक है ना, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे तो 11 मीटर आ गया। ठीक है, वो प्रीवियस के लिए। इसका कितना आ गया? 22 मीटर। ओके, तो ये डिस्टेंस आ गया। अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। ए सी सी के लिए क्या निकालते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इसका इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है, फाइनल पोजीशन यहाँ पे है। तो ये आपको दिख रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट डायमीटर होगा, ये 7 मीटर, ये 7 मीटर। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 14 मीटर बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट 7 मीटर प्लस 7 मीटर कितना हो गया? 14 मीटर। चलो समझ आ गया ना? ओके, अब हम ए से डी के लिए चलते हैं। चल बेटा देख, ए से डी के लिए तो आप बोलोगे सर ये तो सेमी सर्कल हो गया, उसके बाद πr/2 गया। ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितना था? πr/2। तो आपका ए से डी के लिए जो डिस्टेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा πr प्लस πr/2। तो ये कितना हो जाएगा? 3πr/2। इतना तो फ्रैक्शन सॉल्व करने आता ही होगा आपको। चल बेटा पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू रेडियस 7/2। 7 से 7 गया, 2 से ये 11 गया, तो ये आ गया बेटा 33/2 मीटर। ठीक है ना, 33/2 मीटर आपका आ गया डिस्टेंस। ठीक है ना? चलो अब बेटा ए से डी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट, चलो बेटा देख डिस्प्लेसमेंट ए से डी के लिए डिस्प्लेसमेंट बोलोगे सर ये तो इनके बीच का शॉर्ट सेपरेशन ये हुआ, और ये 7 है, ये 7 है। तो अगेन आप पाइथागोरस यूज कर लो और ये हाइपोटेनस फाइंड कर लो। तो इसको तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, कितना आता है? 7/2। ठीक है ना, तो आपका जो एडी डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा? रूट में 7 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो बेटा आ जाएगा 7√2 मीटर। ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलो नोट कर लो। चलो बेटा ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, ये जो मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है पॉइंट। ठीक है,
ये पार्टिकल जो है ए से बी गया, ये एंगल थीटा है। ओके, आपको ये बताना है डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट ए बी, ठीक है ना। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ए बी। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ए बी, ठीक है। डिस्टेंस तो आप निकाली लोगे बेटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से, ठीक है ना। चलो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया? चलो बेटा देखो इसका सॉल्यूशन। आपका ये रेडियस यहाँ पे आर गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है रेडियस कितना है बेटा आपका आर, ये रेडियस आर है। देखो चले सॉल्व करें। देखो यदि ये रेडियस आर है तो ये भी कितना होगा रेडियस आर, और ये ट्रायंगल में देखो दो साइड इक्वल है तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो यहां से यदि तुम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, राइट, तो ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेगा, और मैं इस फिगर को ऐसे बाहर बना लेता हूं आपको समझने के लिए। देख बेटा ये आपका ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ये आपका आर है, और ये मैं मान लेता हूं एक्स है, कितना है एक्स है। तो यदि आपसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा बाई टू, एंगल कितना हो जाएगा थीटा बाई टू, राइट। तो आप इसमें यूज करो साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है एक्स, हाइपोटेनस कितना है आर, तो आर से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आर साइन थीटा बाई टू, राइट। आप जानते हो कि ये जो लाइन है इस साइड को दो पार्ट में डिवाइड करेगी क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ओके, तो हमें चाहिए ए बी, तो आप बोलोगे सर ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स, कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, डबल हो जाएगा ना। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है आर साइन थीटा बाई टू। ओके, तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 2 आर साइन थीटा बाई टू। आप इसको याद रखिएगा, कोई भी एंगल दिया हो, ठीक है, 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी एंगल दिया हो, आप इस फार्मूले में रखो, रेडियस की वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? चलो नोट कर लो। इसको वेक्टर से भी कर सकते हैं, ठीक है, बट ये इजी लगा मुझे, मैंने आपको इस तरीके से बताया। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, 2 आर साइन थीटा बाई टू, 2 आर साइन थीटा बाई टू। चलो बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, ए रनर completes one round of a circular path of radius small r in 40 seconds. In 40 seconds. His displacement after 2 minutes, his displacement after 2 minutes 20 seconds will be, ओके, ये आपका होगा 0 ऑप्शन है, और यहाँ पे अगला ऑप्शन है 2 पाई आर, ऑप्शन नंबर सी है आपका 2 आर, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 7 पाई आर बेटा, ठीक है, 7 पाई आर। चलो सॉल्व करें। चलो बेटा देखो, ए रनर कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर इन 40 सेकेंड। मान लेते हैं कि एक रनर है, एक सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है ना,
और मान लेते हैं कि इस पॉइंट से वो दौड़ना शुरू किया, ये रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। इन 40 सेकेंड वो पार्टी यहाँ से चला और ऐसे ऐसे चक्कर करते हुए एक चक्कर लगा के आया, यहाँ पे पहुंच गया कितने समय में बेटा? 40 सेकेंड में। कितने समय में? 40 सेकेंड में। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है 2 मिनट 20 सेकेंड में, तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि 2 मिनट 20 सेकेंड में उसने कितना राउंड किया, ठीक है ना। तो जो आपका 2 मिनट 20 सेकेंड है, इसको पहले सेकेंड में चेंज कर लो। 2 मिनट 20 सेकेंड को हम सेकेंड में चेंज कर लेते हैं बेटा। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 हो जाएगा। 2 इंटू 60, 120 प्लस 20 कितना हो गया बेटा? 140 सेकेंड। कितना हो गया? 140 सेकेंड। अब देखो, सिंस 40 सेकेंड में कितना राउंड कर रहा है बेटा? एक राउंड, इसलिए 1 सेकेंड में कितना राउंड करेगा? 1/40, इसलिए आपका कितना है? 140 सेकेंड बेटा, 140 सेकेंड में। तो आप बोलोगे सर 140 इंटू 1/40, 0 से 0 गया और इसको कट करो, 2 7 जा, 2 2 जा, तो 7/2 का मतलब हो गया 3.5 या 3 होल 1/2 राउंड बेटा। मतलब वो तो 3 चक्कर पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद हाफ राउंड और गया, ठीक है ना। और आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो देख बेटा, पहला चक्कर के लिए जहां से गया वहीं पे चला तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। फिर दूसरे चक्कर में जहां से गया वहीं पे चला तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। थर्ड राउंड के लिए जहां से चला वहीं पे चला तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। फिर आपका हाफ राउंड की बात करते हैं, तो हाफ राउंड जो चलेगा यहां से आएगा, तो हाफ राउंड जो है ये पूरा डायमीटर हो जाएगा इसका बेटा। क्या हो जाएगा? डायमीटर। r प्लस r कितना हो जाएगा? 2r। क्या आपको समझ आया? तो फाइनली हम डिस्प्लेसमेंट जो है लिखेंगे पार्टिकल का, देखो 3 राउंड के लिए तो 0 होगा, क्योंकि जहां से चला वो वहीं पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। और हाफ राउंड के लिए बेटा आपका कितना हो जाएगा? ये डायमीटर। बोलोगे सर r प्लस r कितना हो गया? 2r। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2r। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नोट कर लो बेटा, ठीक है, नोट कर लो, आगे चलते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, ए व्हील ऑफ रेडियस, a wheel of radius capital R is rolling on the road what will be displacement of point P in half rotation of wheel on the road। ठीक है बेटा, ऑन द रोड। इसके लिए आपको ऐसा फिगर गिवन है, मान लो कोई व्हील है ऐसे, ठीक है ना, इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R, और ये आपका पॉइंट P है। चल बेटा क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। इसका ऑप्शन भी गिवन है, ऑप्शन है आपका पाई R अंडर रूट में पाई स्क्वायर प्लस 2, R अंडर रूट में पाई स्क्वायर प्लस 4, ऑप्शन नंबर डी है R। चलो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं बेटा, चलें सॉल्व करें। मान लो बेटा देखो, ये हाफ रोटेशन करेगा ऐसे, तो ये पॉइंट यहां से चल के कहां पे आ जाएगा? इस पोजीशन पे आ जाएगा। सबको दिख रहा है?
ये पॉइंट कहाँ से चला, यहाँ से चला हाफ रोटेशन, तो ये ऐसे आएगा और ये पॉइंट ऐसे हाफ रोटेशन के बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पी डैश बेटा। क्या बोल देते हैं? पी डैश। ठीक है ना। हाफ रोटेशन के बाद ये पॉइंट पी कहाँ चला जाएगा? इस पोजीशन पे आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा है। अब देखो यहां से यहां तक, ठीक है ना, इसको बोल दो एस। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना चला? बोलोगे सर ये डिस्टेंस इतना चला, और वो ये डिस्टेंस कितना होता है? सेमी सर्कल का मतलब सर्कल का जो हाफ होता है वो हाफ डिस्टेंस कितना होता है? सेमी सर्कल का पेरीमीटर। ओके, सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा? पाई इंटू आर। समझ आ रहा है ना। ये ऐसे आएगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा? इतना ही होगा, पाई इंटू आर। और ये पॉइंट पी यहां से यहां पे आ जाएगा, पॉइंट पी यहां से यहां पे आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, राइट ना। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आप बोलोगे सर ये पी आर, तो इसका रेडियस आर है, तो ये टोटल कितना हो गया? 2r। कितना हो गया? 2r। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। फिगर समझ में आ गया? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है आपका? p इंटू पी डैश का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 2r। 2r क्यों हुआ? r प्लस r, 2r बेटा। ठीक है ना। बेस कितना है इसका? पाई r, तो पाई r का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया p इंटू पी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर। तो p इंटू पी डैश बेटा कितना हो जाएगा? ये रूट में हो जाएगा बेटा अंडर रूट 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर। इसमें से r कॉमन ले लो बेटा, तो r आ गया बाहर और रूट में बच गया 4 प्लस पाई स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, चलिए समझ आया ना। ठीक है, नोट कर लो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। ए बॉडी मूव्स along a body moves along a curved path of a quarter circle. Find the ratio of distance traveled to distance traveled to displacement. ओके, ऑप्शन है बेटा आपके पास पाई अपॉन 2√2। ऑप्शन नंबर बी है बेटा आपके पास 2√2 अपन पाई। ऑप्शन नंबर सी है पाई बाई √2। ऑप्शन नंबर डी है √2 अपॉन पाई बेटा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है। चलो बेटा जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, मान लेते हैं कि क्वार्टर सर्कल, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई सर्कल है, उसका रेडियस है बेटा r। क्वार्टर सर्कल क्या सेमी सर्कल का हाफ होगा, ठीक है ना। तो ये पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया होगा, ठीक है ना। तो बेटा आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो ये तो आप पहले ही फाइंड कर चुके हो, मैंने सबसे पहले यही क्वेश्चन कराया था। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है? आप बोलोगे सर पाई आर बाई 2 होता है। क्या होता है? पाई आर बाई 2। यह सेमी सर्कल का डिस्टेंस पेरीमीटर कितना होता है? पाई आर। तो इसका हाफ कितना होगा? पाई आर बाई 2। तो एक क्वार्टर सर्कल का हो गया डिस्टेंस। ओके, अब ये डिस्टेंस के लिए बोलोगे सर ये r है, ये r है, इसमें पाइथागोरस लगा दो।
इसको भी फाइंड कर चुके हैं। तो इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट रूट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बेटा आर रूट टू। तो रेशियो फाइंड करना है, किसका किसका रेशियो फाइंड करना है बेटा। क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है आपका पाई आर बाई टू, और ये है आपका आर रूट टू, आर रूट टू। इसको सॉल्व करते हैं, तो पाई आर बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई आर रूट टू, आर से आर कैंसिल, तो पाई अपॉन टू रूट टू, ये पाई रेशियो टू रूट टू। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया, ठीक है, नोट कर लो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नोट करके लिखो। चलो देखो, मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, पहले ए से बी गया 200 मीटर, फिर यहां से वो टर्न बैक हो गया और पॉइंट सी पे पहुंच गया। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 50 मीटर बेटा, कितना है 50 मीटर। तो यहां से मैं आपको एक रिलेशन बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम ए से बी की बात करते हैं, ए से बी, इसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देख बेटा, ए से बी पार्टिकल में डिस्टेंस तो होगा 200 मीटर। आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट भी 200 मीटर होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन यहाँ, फाइनल पोजीशन यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 200 मीटर, ठीक है ना। ए से सी पे आ जा बेटा, जब पार्टिकल ए से सी, इस केस में अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस जो होगा वो 200 मीटर गया, 50 मीटर आया टर्न होके, तो डिस्टेंस हो गया 200 प्लस 50, कितना हो गया 250 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो इनिशियल पोजीशन यहाँ, फाइनल पोजीशन यहाँ, तो 200 में से 50 माइनस करते बेटा, तो 200 माइनस 50 कितना हो गया, ये 150 मीटर, 150 मीटर। अब दोनों को देख बेटा, पहले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, दूसरे केस में डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट कम है। तो यहां से हमें एक रिजल्ट पता चल रहा है कि डिस्टेंस इज, क्या रिजल्ट मिल रहा है बेटा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बट चूंकि यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसके लिए हम यहाँ पे मॉड लगा देंगे, तब हमारा जाके ये रिलेशन क्या हो जाएगा, परफेक्ट सही हो जाएगा बेटा। समझ आया, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या बड़ा होगा, ठीक है ना। कभी कभी इसको एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं, मान लीजिए इसको डिवाइड कर दिया इधर, ठीक है ना, या इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, तो मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस से डिवाइड कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। या डिस्टेंस ऊपर ले जाओगे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। या ऐसे लिखना चाहोगे, मान लो डिस्टेंस अपॉन मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या लिखोगे बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, समझ आया। चलो बेटा नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काम आएगा आपको। ओके, यहाँ पे इक्वलिटी की साइन कब होल्ड करेगी, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा विदाउट टर्निंग बैक, ठीक है ना। तो एक लाइन यहाँ पे लिखना चाह रहा था मैं, यहाँ पे लिख देता हूं, इक्वलिटी विल होल्ड, इक्वलिटी विल होल्ड इफ मोशन इन straight line without turning back, without
टर्निंग बैक। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि ये इक्वलिटी साइन कब होल्ड करेगी। देखो ना, जब पार्टिकल स्टेट में जा रहा है और टर्न नहीं किया था, ठीक है, तब ये इक्वलिटी साइन होल्ड कर रहा था। चलो, तो बेटा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में काइनेमेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए, बाय बाय।